हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें समझाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें आज जो मैं क्वेश्चन नंबर लेकर आया हूं वह है 26 टू 35। आज मैं बताने वाला हूं टोटल 10 क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रेंड्स आज मैंने टॉपिक भी चेंज किया है, क्योंकि इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वह थे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है फोर्स एनालिसिस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं उसको आप जरूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने के कई फायदे हैं। आप किसी भी सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हो, एक तो आपका रिवीजन होगा फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यह आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अभी से उन टॉपिक की स्टडी कर सकें और उनको स्ट्रॉन्ग कर लें। तो फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन लिखा है 26 नंबर का, उसको बताना। आपको सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन अ वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड इज कैरिंग अ फोर्स ऑफ 20 किलोमीटर। एक क्वेश्चन का अगर मतलब समझे तो फ्रेंड्स इसमें बोला जा रहा है कि एक वायर है, वह कैरी कर रहा है 20 किलो न्यूटन का वेट और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसमें जो पूछ रहा है फ्रेंड्स वह पूछ रहा है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी। इन चार ऑप्शन में उसको मुझे बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको सिर्फ सॉल्व करके बताया जा सकता है, डायरेक्ट आंसर लगाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई में 2019 में। तो फ्रेंड्स जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको ध्यान से देखें। फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बना हुआ है फ्रेंड्स, उसको मैं समझा देता हूं। सभी दोस्तों ने फ्रेंड्स जो भी हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है उसके कंसेप्ट पढ़े होंगे, सभी को आते हैं हमें लगता है। फ्रेंड उसी के कंसेप्ट इसमें लगेंगे जैसा कि मैं समझा रहा हूं। हम जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में जो फोर्स को हम रिजोल्व करते हैं वह दो डायरेक्शन में करते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमारी कौन सी हो गई, वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारी कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड्स कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो बार है जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स कैरी कर रहा है वह 60 डिग्री पर लग रहा है, किससे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं इस 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसका कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स कि जिस कंपोनेंट के साथ यह एंगल बनाता है उसके साथ हमेशा क्या आता है, कॉस आता है, और इसके अपोजिट क्या आता है, साइन आता है। तो फ्रेंड्स अगर हम 20 किलो न्यूटन का रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या आएगा, जो फोर्स की वैल्यू आती है वह आती है, और जो एंगल बनता है तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, कॉस बनेगा, तो कॉस आएगा। और फ्रेंड्स जो एंगल की वैल्यू रहती है वह लिखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 20 cos 60। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 20, और यहाँ पर कॉस हो गया तो इधर क्या आएगा, अपोजिट साइन आएगा, और जो एंगल बना हुआ है 60 है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वैल्यू है 20 cos थीटा, उसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 10 किलो न्यूटन। अगर इस वाली वैल्यू पे यहाँ पर लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 रूट के अंदर 3 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन। इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे 10 किलो न्यूटन कहां पर लिखा है, तो यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ है 10 किलो न्यूटन। तो इसको हम आंसर राइट कर देंगे फ्रेंड्स, यार मेरा आंसर कैसा होगा, राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आंसर होगा, 10 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड में, और थोड़े से आप यहाँ भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिजॉल्व करना आना चाहिए, और रिजॉल्व के जो भी कंसेप्ट है वह आपको आना चाहिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसका भी क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछ रहा है यह स्टेटमेंट जो लिखा है वह किसका है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं और एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 फोर्स लग रहा है एक ही पॉइंट पर, और बोला ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन। सभी फोर्सेस किसके प्रोपोर्शनल है, साइन के, ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको जो स्टेटमेंट अगर याद होगा तो आप तुरंत आंसर में टिक कर देंगे, नहीं होगा तो फ्रेंड्स हम समझा रहे उसको समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो पहले बैरिगन्स थ्योरम में उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। वैसे आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए।
बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं फ्रेंड्स वेरिगन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स वेरिगन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई एक प्लेन है, क्या है, कोई एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं। क्या हो रहा है, किसी एक प्लेन के अंदर, उसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, और दोनों फोर्सेस का क्या करें, दोनों फोर्सेस का उसी प्लेन के अंदर किसी अदर पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेते हैं, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, किसी एक पॉइंट पर उसी प्लेन के अंदर क्या दो फोर्स लग रहा है किसी एक पॉइंट पर, उसी प्लेन के अंदर एक अदर पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट दोनों फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं, तो दोनों फोर्सेस के जो मूवमेंट है उनका योग जो बराबर होता है, क्या बराबर होता है फ्रेंड्स, याद रखें, दोनों फोर्सेस के उसी प्लेन के अंदर अदर पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा उसका योग उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट, जो दोनों फोर्सेस का मूवमेंट लिया था जिस पॉइंट के अबाउट उसी प्लेन के अंदर, उस पॉइंट के अबाउट उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का मूवमेंट उन दोनों फोर्सेस के मूवमेंट के योग के बराबर होता है। समझ में आया फ्रेंड्स, क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कि जो दो फोर्स लग रहा है किसी एक पॉइंट पर उस प्लेन के अंदर, उनका जो मूवमेंट का योग है किसी अदर पॉइंट के अबाउट बराबर रहता है उन दोनों फोर्सेस के, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा वह उन दोनों फोर्सेस के मूवमेंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा वेरिगन्स थ्योरम। अब फ्रेंड्स लामीज थ्योरम की बात करते हैं, तो ये जो आंसर है फ्रेंड्स यह लामीज थ्योरम का है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको अभी करेक्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स कि आंसर यह किसका है, लामीज थ्योरम। इसके अलावा पैरेलल जो पैरेललोग्राम है, लो ऑफ फोर्सेस, इसको भी समझा देता हूँ फ्रेंड्स। आप समांतर चतुर्भुज अच्छी तरह जानते होंगे, क्या जानते होंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है फ्रेंड्स जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। इसको इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते फ्रेंड, इस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी एक प्लेन के अंदर दो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, किसी एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हो, तो उन दोनों फोर्सेस जो भी दो लाइनों पे लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट डायरेक्शन उन दोनों लाइनों के ऊपर शो कराएंगे। वो दो लाइनें रहेंगी फ्रेंड्स जो एक ही पॉइंट पर लग रही हैं, उन दोनों के फोर्सेस उन दोनों लाइनों का रिजल्टेंट और जो डायरेक्शन है शो कराते हैं। लेकिन पूरे जो प्लेन है हमारा, जो समांतर चतुर्भुज है, उसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन उस प्लेन के, मतलब उस चतुर्भुज के, उस समांतर चतुर्भुज के का जो डायगोनल होता है वह पूरे समांतर चतुर्भुज का क्या रिजल्टेंट और डायरेक्शन शो कराता है। समझ में आया फ्रेंड्स, जो दो लाइनें फ्रेंड्स जो कॉन्करेंट फोर्स है जो किसी एक पॉइंट पर लग रही हैं, उन दोनों लाइनों पर जो फोर्स लग रहा है वह उन दोनों लाइनों के क्या क्या शो कराती है, फोर्स और जो मतलब रिजल्टेंट और डायरेक्शन। लेकिन पूरे प्लेन का जो रिजल्टेंट और डायरेक्शन शो कराता है उस चतुर्भुज का डायगोनल, यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बताता है। अब फ्रेंड ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस की बात कर लें, तो यह आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं ध्यान समझा रहा हूं, उसको समझ। ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है, किसी एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, अगर हम किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वह अगले वाले फोर्सेस पर उतना ही फोर्स ट्रांसफर करेगा जितना कि पहले फोर्स पे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन याद रखें एक ही लाइन पे और एक ही डायरेक्शन में आगे की, तो इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमने इसका आंसर भी बता दिया, यह जो स्टेटमेंट किसका है, लामीज थ्योरम का है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, एक्शन और रिएक्शन है कहां पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन, सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी एक्ट इन सेम डायरेक्शन, डिफरेंस बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो डी है, डिफरेंट बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने फ्रेंड्स इसको रेड कर दिया, मतलब ये वाला हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको भी हमें सॉल्व करना है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2366, बॉडी उसका मास दिया है 236 किलोग्राम, टू प्रोड्यूस अ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्या दिया, m दिया है, और एक्सीलरेशन जिसको हम a से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल a से, वह दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम इस पे जो फोर्स है उसको कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसको मैं सॉल्यूशन बता देता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि जो वैल्यू दिया है त्वरण मींस होता है एक्सीलरेशन, फिर इसको a से डिनोटेट करते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फ्रेंड्स यहाँ गलती से हो गया, सेकंड स्क्वायर कर लें, m इक्वल टू 236 दिया है,
फोर्स इक्वल टू, जैसे कि मैं जानता हूं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सीधा वैल्यू पुट करना है, एम की जगह कितना पुट करना है फ्रेंड्स, सॉरी एम की जगह मास दिया 236, इसको पुट करना है, ए की जगह 4 पुट करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू आएगा 944 न्यूटन। यहाँ 944 न्यूटन कौन सा, ए वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसको हम राइट कर देंगे। तो हमारा इसका बहुत सरल सा सॉल्यूशन था, तो आंसर आ गया 944 न्यूटन। इसको आप नोट कर लें, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर का क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। लिखा है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इज द स्टेटमेंट। यह किसका स्टेटमेंट यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस है, लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्सेस है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। तो ये हमें लॉ सब मालूम हो चाहिए, वैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस हम बता चुके हैं, समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। इसमें नॉर्मल सा कंसेप्ट रहता है फ्रेंड्स, इसकी जो कॉन्करेंट फोर्सेस लगते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे, जो एक ही पॉइंट्स पे दो फोर्स लग रहा है, या आप कह सकते हैं जो एक पॉइंट पे 2 लाइनें मिलती हैं, तो उन दोनों लाइनों पे जो फोर्स लगते हैं फ्रेंड्स, वह दोनों फोर्स उन 2 लाइनों के लिए क्या रिजल्टेंट शो कराते हैं और उन लाइनों की डायरेक्शन शो कराते हैं। लेकिन पूरा जो समांतर चतुर्भुज है उसका रिजल्टेंट कौन शो कराता है, जो उनका जिसे बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं, डायगोनल या विकर्ण, वह शो कराता पूरे चतुर्भुज का रिजल्टेंट और डायरेक्शन। ये पैरेललोग्राम जो फोर्स है, समांतर चतुर्भुज का नियम, वह बताता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, इसको भी ध्यान से सुन लें और समझ लें। ये लॉ ऑफ पॉलीगन बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स। अगर कोई खुला हुआ प्लेन है, ठीक है, अगर कोई खुला हुआ प्लेन है, उसके ऊपर, उसके कह सकते हैं उस बॉडी पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहे हैं, तो वह फोर्सेस जो लाइनें हैं, प्लेन क्योंकि खुला हुआ है, तो वह लाइनों पर जो फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, वह उस लाइन का मैग्नीट्यूड और फोर्स क्या कराएंगे, शो कराएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कराएंगे। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। वह जो खुला हुआ प्लेन है, वह उसमें जो फोर्स लग रहा है डिफरेंट टाइप्स के, वह क्या कराएंगे, उस लाइन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन अगर उन लाइनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, या फिर जो हमारा ओपन प्लेन था उसको क्लोज कर दिया जाए, तो उन अगर 2 फोर्सेस को हम किसी एक लाइन से जोड़ते हैं, उसको क्लोज करते हैं, तो वह जो लाइन होगी फ्रेंड्स, वह क्या शो कराएगी, उस पॉलीगन का रिजल्टेंट और डायरेक्शन। समझ में आया फ्रेंड्स। जो लाइनें क्लोज करती हैं पॉलीगन को, वह क्लोज करने वाली लाइनें शो कराती हैं उस पॉलीगन का रिजल्टेंट और डायरेक्शन। इतना बताता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्सेस। ये तो बहुत जानते हो फ्रेंड्स, आपको बहुत आसान होता है, क्योंकि यह नॉर्मल किसी एक पॉइंट पर अगर 2 लाइनें जॉइंट हो रही हैं, किसी एक पॉइंट पर 2 लाइनें जॉइंट हो रही हैं, और दोनों लाइनों पर जो फोर्स लग रहा है, वह उन दोनों लाइनों के लिए क्या रिजल्टेंट और डायरेक्शन शो कराएंगे। लेकिन अगर उस त्रिभुज को तीसरी लाइन से क्लोज कर दिया जाए, या तीसरी लाइन जोड़ दिया जाए जो त्रिभुज को कंप्लीट करती है, वह लाइन उस त्रिभुज के लिए रिजल्टेंट और डायरेक्शन शो कराती है। लेकिन वह डायरेक्शन कैसी होगी, जिस लाइन से मिल रही है उसके अपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तीनों के स्टेटमेंट मैंने बताए हुए हैं फ्रेंड्स, वह तीनों के स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से नहीं मिल रहे हैं। तो जो चौथा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वह आंसर है इस स्टेटमेंट का। तो इसका स्टेटमेंट भी आप याद कर सकते हैं यहां से पढ़ के। तो मैं इसका आंसर पे डी पे आंसर पे टिक कर देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 3 इस टाइप के क्वेश्चन और तैयार करवा चुका हूं फ्रेंड्स कि इन पे क्वेश्चन आते हैं तो आप बता सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 31 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा इन कोलिनियर फोर्स सिस्टम द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइन। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट आप इसको याद कर लें कि एक ही लाइन पे जब फोर्सेज लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेज सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही लाइन पे देख लेते हैं, ये डी वाला ऑप्शन है सेम लाइन वाला, तो ये सेम लाइन वाला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे हमें रट के रखना चाहिए जो भी फोर्सेस का सिस्टम है। तो हमने डायरेक्ट आंसर पे टिक कर दिया डी वाले पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 नंबर, यह पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स विद सॉल्यूशन। लिखा द मोशन ऑफ अ बॉडी इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन पर क्या कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है। इज रिप्रेजेंट एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना रिप्रेजेंट करे 4 - 90, एंड वाई डायरेक्शन में वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर इन द मीटर, दोनों मीटर में। फाइंड द मैग्नीट्यूड इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और टी इक्वल टू जब कितना है 6 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला याद हो चाहिए, वह होता है रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी किसमें एक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का। ये वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में एक्स दिया हुआ 4 माइनस 90, हम जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो इसको हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो वी एक्स इक्वल टू कितना निकला है, -9। इस तरह बाई डायरेक्शन में निकालेंगे फ्रेंड्स, तो बाई इक्वल टू टी स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं डिफरेंशियल करते तो 2 आगे आ जाएगा और टी बच जाएगा। तो जो क्या हो जाएगा, इसका टी के रिस्पेक्ट में इसका किया तो 2 हम जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर आ गई और टी इधर बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक टी इक्वल टू क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कितना 6 सेकंड, तो टी की जगह हम 6 रख देंगे तो टी का 6 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वी वाई इक्वल टू 12 हो गया, वी एक्स इक्वल टू -9 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को हमने इसमें रख दिया फ्रेंड्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। इसको आप नोट कर लें जिससे और अच्छे से समझ सकें कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देख लें 15 मीटर पर सेकंड कितना है, सी ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसको मैं टिक कर देता हूँ कि सी आंसर है हमारा राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल क्लिफ, द डिस्टेंस इज ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड इज कितना। ठीक है, जबकि जी इक्वल टू दिया 10 मीटर पर सेकंड इसको। तो इसका भी सॉल्यूशन फ्रेंड्स मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये स्टार्टिंग में कैसी है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई कैसी है, 0। वो बोला है कि फर्स्ट सेकंड, तो 1 सेकंड की बात पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो जो इसका जी भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड फ्रेंड्स। अब यह जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको ध्यान से सुन लें, एस इक्वल टू यू टू प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्या है, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यह जब होता है, यदि कोई पिंड जब अपनी फ्रीली अवस्था में किसी भी चट्टान से नीचे गिराया जाता है तो प्रथम सेकंड में जो फॉर्मूला बनता है वह जो इक्वेशन रहती है कौन सी, ए रहती है। तो इनिशियल वेग कैसा है फ्रेंड्स, यू क्या होता है, वेग रहता है या वेलोसिटी रहती है, टी क्या होती है, टाइम रहता है। तो v क्या है, इनिशियल 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। 1/2 जी इक्वल टू 10 दिया, 10 रख देंगे आफ्टर टी सेकंड। तो फाइनल टाइम है टी वाला, वाई टी की जगह क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 से 10 कटेगा तो 5 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर वाला ऑप्शन देख लेते फ्रेंड्स कौन सा है, 5 मीटर वाला ए वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट हो। तो फ्रेंड्स इसका भी सॉल्यूशन देखा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब फ्रेंड्स एक ही प्लेन के अंदर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर, इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्सेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब कह रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बोला रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, जो भी हमारे 2 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है। तो मैंने लिख दिया 2 फोर्सेस पी और क्यू मान लिया जो इक्वल है, और रिजल्टेंट भी उन दोनों की इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे के से इक्वल है। हम रिजल्टेंट जानते हैं, फॉर्मूला आपने आसानी से पढ़ा होगा पहले भी मैकेनिक्स में, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इसमें सब इक्वल है फ्रेंड्स, तो हमने इक्वल सबको कर दिया। जैसे पी मान लिया तो पी को दोनों के इक्वल है, तो क्यू की जगह भी पी लिख दिया, और यहाँ पी की जगह और क्यू की जगह पी लिख दिया, तो पी और पी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2p स्क्वायर हो जाएगा। जब 2p स्क्वायर होगा तो 2p स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इधर 2p निकल जाएगा तो cos बचेगा। इसको और आगे सॉल्व कर देंगे, 2p स्क्वायर इंटू जो 1 प्लस cos थीटा फ्रेंड्स, y क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक फ्रेंड्स, एक किससे होता है, जो भी हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है फ्रेंड्स उससे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसका रूट निकालेंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, पी पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर स्क्वायर से ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो 2p cos थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आएगा। अब इधर की साइड क्या है, p है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आएगा यहाँ पर। अब इधर 2p cos थीटा बाई 2, इधर क्या है, p है। अगर cos थीटा बाई 2 का मान निकालना, 2p कहाँ पहुंच जाएगा, इसके जस्ट नीचे पहुंच जाएगा, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, मतलब cos थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या बचेगा 1/2। तो फ्रेंड्स cos थीटा बाई 2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे 1/2 क्या होता है, cos 60 होता है। क्या होता है, cos 60। तो cos थीटा बाई 2 cos 60 होता है, तो हम cos थीटा निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। तो थीटा इक्वल टू कितना निकला हमारा 120। तो यहाँ पर 120 जहां पर भी होगा उसको आंसर हम टिक कर देंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो सॉल्यूशन बता रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह के आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना हो, याद भी रखना फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। लिखा है विच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस। तो फ्रेंड्स इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होता है फ्रेंड्स, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है। इक्विलिब्रियम इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन भी होता है। फिर फ्रेंड्स इस तरह इसका जो आंसर लगा सकते हैं हम, डी वाला लगा सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स जो भी मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ वह थोड़े से न्यूमेरिकल थे, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।